हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द क्रिएटर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म की स्टोरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले पार्ट की बात करी यानी कि सबसे पहले चैप्टर की, तो उसे टाइटल किया गया है निर्माता के नाम से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसे ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब द क्रिएटर होता है। और फिर सेकंड चैप्टर का नाम है द चाइल्ड, सेम उसे फॉलो करते हुए थर्ड चैप्टर जिसका नाम द फ्रेंड है, और फाइनल और सबसे मोस्ट क्रूशियल चैप्टर की बात करी तो उसका नाम द मदर है। तो फिल्म की कहानी 2065 में बेस की गई है, वो भी यूनाइटेड स्टेट में, जो फिलहाल अभी वॉर में है। और उसके 10 साल पहले की बात करी यानी कि 2055 की, तो हम देख पाते हैं कि किस तरह मैनकाइंड ने एआई की पावर को इस्तेमाल किया था, यानी कि उन लोगों ने एआई को इतना एनहेंस और डिजाइन कर दिया था कि वो उन लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकता था, जिससे ह्यूमंस के काफी बड़े से बड़े काम आसान हो जाते थे। साथ ही उन लोगों ने एआई को इतना डेवलप कर दिया था कि वो बच्चे तक जन्म दिलवा सकता था। साथ ही ह्यूमंस के काम को कम कर दिया गया, जिससे रोबोट्स की यानी कि एआई की मात्रा बढ़ती चली गई। साथ ही शुरुआत में ह्यूमंस ने एआई रोबोट्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, वो भी न्यूक्लियर बॉम्बिंग के कारण, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ और उससे काफी मिलियंस लोगों की जान चली गई, जिस कारण ये सारा इल्जाम एआई पर आ गया। और उस कारणों से ह्यूमंस ने एआई स्पीशीज को अबैंडन कर दिया। साथ ही कंट्री के लीडर ने ये तक कसम खाई कि वो सभी लोगों का बदला लेगा, जिस बदले में वो सारे एआई बेस को ढूंढ उसे खत्म कर देगा। और हम देख भी पाते हैं कि वो ऑलमोस्ट प्लेनेट के काफी सारे एआई बेस को एलिमिनेट करने में कामयाब होता है। लेकिन उनकी नोटिस में ये आता है कि न्यू एशिया एआई के साथ गठबंधन कर चुका है, वो भी उन्हें समान मानकर। जिसके बाद हम जोशुआ और माया को देख पाते हैं, जो दोनों ही अपना पहला चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि माया प्रैक्टिकली एआई के साथ रेज्ड हुई है, यानी कि उसे एआई ने बड़ा किया है, जिसे सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ह्यूमन और रोबोट की क्रॉस ब्रीड है। और जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है तो माया और उसकी फैमिली पर अमेरिकन मिलिट्री हमला कर देते हैं, जिससे माया को पता चलता है कि जोशुआ एक अंडरकवर एजेंट है, जो निर्माता नाम के एक मिशन के लिए काम कर रहा था। और अब जबकि मिलिट्री ने उनकी आइलैंड को यानी कि उनके फ्लोटिंग स्पेस स्टेशन को टेक ओवर कर लिया है, तो उसे वो लोग यूएसएस नोमाद की मदद से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस कारण माया की नहीं बल्कि उस आइलैंड पर जो भी रह रहा है उन सभी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें एक टाइम जंप दिखाया जाता है, वो भी पूरे 5 साल का, जहां हम जोशुआ को देख सकते हैं जो अब ग्राउंड जीरो पर क्लीनिंग का काम कर रहा है, यानी कि वो एआई रोबोट्स को ढूंढ उन्हें जलाने का काम करता है। लेकिन जनरल एंड्रयू और कॉलिन हॉविल उसे कॉन्टैक्ट कर उसे रिक्रूट करते हैं एक मिशन के लिए, जिसमें उसे एक वेपन को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उन लोगों को ये भनक लगी है कि वो चीज यूएसएस नोमाद को खत्म कर सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जोशुआ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिस कारण कॉलिन हॉविल उसे एक होलोग्राम फुटेज दिखाते हैं, जिसमें वो देख पाता है कि माया एक सिमुलेट में छुपी हुई थी, वो भी रिमोट एरिया में, यानी कि वो ये इंडिकेट करता है कि मे बी माया अभी भी जिंदा है। और उस कारण जोशुआ अब इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके दूसरे ही दिन हम देख पाते हैं कि वो अपनी क्रू के साथ मिल रिमोट आइलैंड आ पहुंचता है, वो भी न्यू एशिया में, जहां उसकी मुलाकात निर्माता से होती है। और जब जोशुआ का ही एक क्रू मेंबर लोकल विलेजर्स को थ्रेटन कर रहा होता है, तो वही हम जोशुआ को देख सकते हैं, जिसे एक पाथवे मिला है जो कि अंडरग्राउंड बेस में ले जाता है, जहां में भी उस वेपन को छुपा कर रखा गया होगा। लेकिन जैसे ही जोशुआ उस अंडरग्राउंड बेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो देख पाता है कि जिस वेपन के पीछे वो सभी पड़े हुए थे, वो कोई वेपन नहीं बल्कि एक रोबोटिक गर्ल है, जिसके पास काफी इनक्रेडिबल पावर है, यानी कि वो अपनी पावर से बड़े ही आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकती है। और जब जोशुआ इस अंडरग्राउंड पाथवे की तरफ बढ़ा था, तो उसके बाकी क्रू मेंबर्स को एआई पुलिस फोर्स ने खत्म कर दिया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जोशुआ को हॉविल यही इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन जोशुआ ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उस रोबोटिक लड़की को एक नाम देता है जो कि एल्फी है, और उसे लेकर अपने दोस्त ड्रीव को ढूंढने के लिए निकल
निकल जाता है, यानी कि उसी कमांडिंग ऑफिसर को जिसने माया को ढूंढने में उसकी हेल्प की थी। और उसी जर्नी के दौरान हम देख पाते हैं कि जोशुआ और एल्फी एक काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, साथ ही एक दूसरे की लाइफ के बारे में वो लोग काफी चीजें सीख रहे हैं। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि एल्फी एक काफी एडवांस एआई बॉट है जिसे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी क्यूरियस है ये जानने में कि उसकी भावनाएं और फीलिंग्स इंसानों जैसी है या नहीं। और जब जॉर्ज फाइनली सिटी में एंटर करता है तो वो देख पाता है कि कितने अच्छे तरीके से लोगों ने एआई के साथ अलायंस कर एक काफी पीसफुल लाइफस्टाइल बनाई हुई है जहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि जोशुआ ड्रीव से मिलने के लिए इसलिए गया है क्योंकि वो माया की लोकेशन जानना चाहता है, जबकि यूएस आर्मी इसमें नाकामयाब रही। और उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जोशुआ ने माया को जो वेडिंग रिंग पहनाई थी उसमें एक ट्रैकर था जिसकी मदद से ही वो ड्रीव को माया को ट्रैक करने के लिए कह रहा है। साथ ही उसे एल्फी से भी इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे वो एग्जामिन करने के लिए कहता है। और निर्माता को एग्जामिन करने पर ड्रीव जोशु को ये बताता है कि एल्फी यानी कि निर्माता कोई नॉर्मल एआई नहीं है, बल्कि वो अपनी जैसी एक ही है और साथ ही उसकी पावर जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके बड़े होने के साथ साथ उसकी पावर ही नहीं बढ़ेगी बल्कि वो इस वॉर को खत्म करने में कामयाब भी होगी। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि एल्फी को लेने के लिए न्यू एशियन पुलिस पहुंच चुकी है जिसका सामना ड्रीवर्स की गर्लफ्रेंड तो करते हैं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है और जोशु उन सभी से बचने में कामयाब होता है। जिसके बाद जोशु, एल्फी और ड्रीव माया के ट्रैक को फॉलो करते हुए जोशु के पुराने घर आ पहुंचते हैं, जहां फिर से कॉलोनल की आर्मी उन लोगों पर हमला कर देती है जिस कारण ड्रीव की डेथ हो जाती है। और वहीं पर जोशु को पता चलता है कि माया एक्चुअल में निर्माता है, यानी कि क्रिएटर। जिसके साथ साथ जब जोशु वहां से भागने की कोशिश करता है एल्फी के साथ तो उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। और वहीं पर उसकी मुलाकात हरुन यानी कि जोशु के पुराने दोस्त से होती है, जो उसे एक्सप्लेन करता है कि जो धमाका हुआ था वो एक्चुअल में ह्यूमन कोडिंग एरर की वजह से हुआ था, न कि एआई के कारण। और यूएस गवर्नमेंट ने ये सारा इल्जाम एआई पर लगा दिया, जबकि एआई सिर्फ एक पीसफुल लिविंग चाहते हैं, वो भी अपने ह्यूमंस के साथ। यानी कि सिंपली यहाँ पर गलती इंसानों की है और उन लोगों ने मशीन पर सारा इल्जाम डाल दिया। तो अब बड़े निर्माता की तरफ तो हम देख पाते हैं कि माया के फादर की डेथ के बाद माया सेकंड निर्माता बन गई थी, यानी कि क्रिएटर, जिसने अपना पूरा वक्त एल्फी को डिजाइन करने में लगा दिया और उसे बिल्ड करने में, जिसे बनाने में उसने सिर्फ एक ही सोच रखी कि वो एनी हाउ इस दुनिया में पीस ले आए। वेल तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसी कारण से जोशु एल्फी को देखते ही उससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो माया और उसकी ही क्रिएशन है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जोशु एल्फी को रेस्क्यू करता है और साथ ही बेस को छोड़ने की प्रिपरेशन कर देता है, लेकिन उन लोगों पर यूएस आर्मी अटैक कर देती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कॉलोनल हॉवेल ये सारा मिशन इसीलिए कर रही है क्योंकि एआई के कारण उसने अपने बच्चे को खो दिया। वेल इसी के साथ हम देख पाते हैं कि यूएस आर्मी जब उस बेस पर पहुंच विलेजर्स को आउट नंबर कर देती है तो एल्फी अपनी पावर को इस्तेमाल कर उन अटैक्स को रोकने में कामयाब होती है, लेकिन हॉवेल्स का एक शख्स मैक बॉडी उसे घायल कर देता है, जिसका सामना जोशुआ करने के लिए पहुंचता है और वहां से हरून को कहता है कि वो एल्फी को बचा कर निकाले। जिसके बाद एल्फी को यहाँ से एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है जिसे डिंग डिंग कहा जाता है, यानी कि हेवन, जहाँ पहुंचकर जोशुआ को ये पता चलता है कि माया इन 5 सालों में जिंदा तो थी लेकिन वो कोमा में है। और जब जोशुआ एक सिमुलेंट गुरु को ये बताता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि निर्माता एक एक्चुअल गॉड लाइक फिगर है जो पर्टिकुलरली क्रिएट करता है, यानी कि उन लोगों को क्रिएट करता है जिस कारण ही उसे रेस्ट पर नहीं रखा जा सकता। और अब जबकि उसे पता है कि वो कभी उठेगी नहीं, तो फिर भी हम देख पाते हैं कि एल्फी अपनी मदर से कनेक्ट करने में कामयाब होती है, यानी कि माया से, जिसने जोशुआ को ये कहा है कि वो उसे हेवन ले जाए। और उसी वक्त हम देख पाते हैं कि जोशुआ माया का वेंटिलेटर ऑफ कर देता है और कॉलोनल उस मौके पर आ पहुंचता है ताकि वो निर्माता को मार सके, लेकिन उसके वेपन्स ले लिए जाते हैं, वो भी तब जब वो माया को मार उसकी सारी मेमोरीज को से छीन सके। और उसी के साथ हम हरून को भी देख पाते हैं जिसने हॉमन और उसके लोगों को खत्म कर दिया है। और यूएसएस नोमाद से फाइट करने से पहले हम देख पाते हैं कि हरून ने जोश को ये कहा है कि उसे एनी हाउ डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो लोग इस वॉर को खत्म कर सके। लेकिन यूएस फोर्स जोशुआ और एल्फी को कैप्चर कर लेती है, जिन्हें लेकर वो सीधा एले के बेस पर निकलते हैं। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि जनरल एंड्रयू जोशुआ को ये ऑर्डर देते हैं कि वो एल्फी को खत्म कर दे, क्योंकि वो अपने पास किसी को भी
आने नहीं दे रही, जिस कारण जोशुआ सीधा एल्फी के पास पहुंचता है, जिसे देख एल्फी काफी खुश हो जाती है और जनरल एंड्रयू को बेवकूफ बनाने के लिए वो एल्फी को स्टैंड बाय पर डाल देता है, जिसे ऐसा ही लगता है कि उसकी मौत हो गई। साथ ही वो एंड्रयू को ये तक कहता है कि वो उसे एल्फी के साथ कुछ समय दे दे, जो वो उसे देता भी है। और उस मौके का फायदा उठाते हुए जोशुआ एल्फी को फिर से स्टार्ट कर देता है और उसे व्हीकल पर कंट्रोल बनाने के लिए कहता है, जिससे उन लोगों को इस गवर्नमेंट ऑफिशियल से निकलने में आसानी हो जाती है। लेकिन एंड्रयू उन लोगों को कैप्चर करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि एल्फी ने एक स्पेस शटल को कंट्रोल किया है, जिसे उसने नोमाद के स्पेस स्टेशन पर लैंड करवा दिया है, जिससे एंड्रयू काफी चिढ़ा हुआ है और वो अपनी टीम को ये ऑर्डर दे देता है कि बाकी बचे हुए एआई बेस को खत्म कर दिया जाए, यानी कि उस पर मिसाइल अटैक कर दिया जाए। जिस बात की भनक जोशुआ को लग जाती है और वो एल्फी को यह इंस्ट्रक्ट करता है कि इस शिप के पावर को वो बंद कर दे, ताकि उसे समय मिल जाए कि वो अपने पेलोड की मदद से एक एक्सप्लोसिव मिसाइल एमिंग पर लगा दे, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर सके। जो डिस्ट्रक्शन शुरू भी हो जाता है और हम देख पाते हैं कि एल्फी को अपना टास्क पूरा करने के बाद एस्केप पॉड में बिठा दिया जाता है, जहां वो माया जैसे सिमुलेंट्स को देख पाती है, जिनमें से एक को वो पकड़ लेती है और उसके अंदर जोशुआ के दिए हुए हार्ड ड्राइव को लगाती है, जिसे उसने रिमेम्बरेंस के तौर पर दिया हुआ था। लेकिन वो माया को रिबूट नहीं कर पाती और टाइम की कमी के कारण एल्फी वहां से सीधा जोशुआ के पास आती है, जिसका ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एल्फी अपने फादर को बचा पाया उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि एक जायंट स्क्विड लाइक रोबोट एंड्रयू के द्वारा अनलीज किया जाता है, ताकि वो एल्फी को खत्म कर सके। लेकिन जोशुआ समहाउ एल्फी को रेस्क्यू करने में कामयाब होता है और उसी वक्त वो रियलाइज कर पाता है कि अगर वो एल्फी को बचाना चाहे तो वो अपनी जान खो बैठेगा, जिस कारण वो उसे एस्केप पॉड में बिठा देता है और हम देख पाते हैं कि एल्फी की टास्क के कारण नोमाद धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी एक एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहे हैं और वही हम जोशुआ को देख पाते हैं, जिसने ऑलमोस्ट ये सोच लिया कि अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची। लेकिन हाँ, वो माया को याद कर रहा है, वो भी ये सोचकर कि वो अभी भी फार्म पर है और उसकी मेमोरीज लौट आई है, जबकि वो उसका सपना नहीं बल्कि वो उसी माया के सिमुलेट के साथ अपना आखिरी वक्त गुजारता है। अब वही बात करें एल्फी की तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली अर्थ पर लौट आई है, जिसे देख सारे एआई रोबोट्स काफी चेयर अप करते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग देख पाते हैं कि नोमाड एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। और उसी के साथ साथ हम एल्फी को भी देख पाते हैं जो अपने एस्केप पॉड से निकलती है और खुशी से उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो देख पाती है कि उसने एक नई स्पीशीज और इंसानों को एआई के साथ रहने की आजादी ही नहीं दी बल्कि अपनी स्पीशीज की जान तक बचाई। लेकिन उसी के साथ हम ये भी सुन पाते हैं कि सभी लोग उसे निर्माता के नाम से एल्फी को पुकारा जा रहा है। और यहाँ पर द क्रिएटर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।